ये तो हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, तो इस तरह बाहर वाले को क्यों लेकर आ रहे हो? अदम्य को अमित को देखते ही कल वाला जोरदार पंच याद आ गया था और वो थोड़ा सा घबराई हुई आवाज में बोला, क्यों? जब सामने मुसीबत खड़ी है तो रिश्तेदारी याद आ रही है? मयंक ने व्यंग से मुस्कुराकर पूछा। अमित अब भी अपने हाथ बांधे खड़ा हुआ था, क्योंकि अगर वो अपना हाथ खुला रखता तो डेफिनेटली अब तक अदम्य का एक काल सिक चुका होता। अदम्य, तुम 2 साल पहले भी अपनी बेइज्जती करवाकर ही मथुरा से गए थे और आज भी तुम वही सब दोहरा रहे हो। मयंक ने अदम्य की तरफ जलती हुई नजरों से देखा। अदम्य ने अपनी आंखों को छोटा करके मयंक को देखा, जैसे उसे मयंक की कही हुई एक भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट आई वार्न यू दिस टाइम मिस्टर अदम्य अग्निहोत्री, इस बार तुमने मौका और लड़की दोनों ही गलत चुनी है। मयंक गुस्से में अदम्य की तरफ 2 कदम बढ़ गया। मयंक जी, अदम्य को कोई आंखें दिखाकर बात नहीं करता है। अदम्य अपने नाम की तरह ही डेयरिंग है। वो जो भी करता है खुलेआम करता है और वही करता है जो उसके मन में आता है। वो तुम्हारे ऑफिस की कुलीग थी तो तुम्हें दर्द होना लाजमी था। और यहाँ अवनी को छोड़कर बाकी लड़कियों से तुम्हारा क्या कनेक्शन है बॉस, जो तुम अपने पेट की दर्द की शिकायत लेकर मेरे पास चले आए हो? अदम्य ने बहुत ही वाहियात तरीके से मयंक की तरफ देखते हुए कहा। अदम्य की बेतुकी बातें सुनकर अमित और मयंक दोनों ही गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचकर खड़े हो गए। वो लड़की मेरी छोटी बहन है जिससे तू? मयंक गुस्से से कांप रहा था। वो तो सोनम है। ऐसा नाम तो बहुत अच्छा है, पर सुधा मासी तो बता रही थी कि वो आपको मंदिर में मिली थी और उसके खुद के माँ बाप का कोई अता पता नहीं है। पूनम बुआ ने भी उस लड़की को नहीं अपनाया, तो फिर तुम किस हक से उसे अपनी बहन बता रहे हो? मेरी बात मानो तो ऐसी लड़कियां जिनके खानदान का कोई अता पता नहीं होता है ना, जिन्हें पैदा होने के बाद ही उसकी माँ ने ऐसे छोड़ दिया कि पता नहीं जायज़ भी है या नाजायज़ है, अरे सिर्फ मजे लेने के लिए होती हैं ऐसी लड़कियां। जस्ट यूज एंड थ्रो। तो तुम भी अपने सर से ये मेरी छोटी बहन है, मेरी बहन है, इसका भूत उतारो और जिंदगी से उसे बाहर निकालो, शादी करो और खुश रहो। बाकी उसके लिए तो फिलहाल मैं हूँ ही। मयंक ने अपनी बात खत्म ही नहीं की थी कि ये पड़ा सटाक। अदम्य एक बार फिर से अपने गाल को सहलाते हुए सामने देखने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मयंक को एक किनारे करके अब अदम्य के सामने अमित खड़ा हुआ था और उसकी आंखों को देखकर अदम्य ये जान चुका था कि उसने कुछ तो ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। आप अंदर जाइए मयंक, इस समय आपकी जरूरत वहाँ है, और वैसे भी मैं ये नहीं चाहता कि आपको ढूंढते हुए कोई यहाँ तक आ जाए और इसकी खातिरदारी में मेरे हाथों से कोई कमी रह जाए। अमित का गुस्से से कांपता हुआ स्वर था, या फिर खुद मयंक चाहता था कि उसका ये मुंह बोला बिगड़ैल भाई अमित के हाथों से कायदे से कूटा जाए। वो बिना किसी इफ एंड बट के वहां से अंदर की तरफ चला गया। मन तो मेरा यही कर रहा है कि तुझे इसी जमीन में जहां तो अपनी दोनों टांगों से खड़ा है ना गाड़ दूं, जिससे तू किसी भी लड़की के लिए फिर अपना ये गंदा मुंह ना खोल सके और ना ही किसी पर अपनी बुरी गंदी नजर डाल सके। पर मैं क्या करूं, बहुत मजबूर हूं मैं। तेरी वजह से मैं मेरी बहन की शादी और मेरी जिंदगी की खुशियों को दाव पर नहीं लगा सकता। अमित ने अदम्य को शर्ट के कॉलर सहित जमीन से 2 फुट ऊपर उठाते हुए उसकी तरफ गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए कहा, ए तू पागल हो गया क्या? मुझे नीचे उतार। और कौन है? कौन तू? हाँ, जो कल भी हीरोगिरी के चक्कर में मुझे चटका गया था और आज भी उस 2 टके की लड़की के लिए मुझसे उलझ रहा है। अदम्य अपने हाथों को उसके हाथ पर मारने की कोशिश कर रहा था, पर उसके हाथ अमित के हाथों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ओए! अमित ने अदम्य को एकदम से जमीन पर पटक दिया और उसके सीने पर पैर जमाते हुए गरजते हुए कहा कि वो लड़की नहीं है, वो मेरी जिंदगी है, मेरी जीने की वजह है, मेरी जिंदगी में आने वाली हर एक खुशी की वजह है। वो तूने उससे नहीं मुझे गाली दी है। फिर कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, एंड आई स्वेयर, डेविल को गाली देना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। आई प्रॉमिस यू दैट रास्कल। अमित ने उसके सीने पर अपने पैर को कसकर जमाते हुए कहा, तू अगर यहाँ से भाग भी गया ना तो मैं तुझे इस दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ कर निकाल लाऊंगा और मुझे और मेरी जिंदगी को गाली देने की मुकम्मल सजा दूंगा। रिमेंबर दैट। बस 2 दिन तो अपनी खैर मना ले, क्योंकि इसके अगले दिन तुझे अपनी दिल्ली आने के फैसले पर इतना भरोसा होगा कि तू सारी दुनिया घुमाएगा, पर दिल्ली की तरफ तू कभी पलट कर भी नहीं देखेगा। घटिया मजाक। अमित ने उसे वहीं जमीन पर पड़ा हुआ छोड़ दिया और उसकी तरफ आग उगलती हुई आंखों से देखते हुए अंदर चला गया। वहीं कुछ ही दूरी पर एक पिलर से सटकर खड़ा मयंक अमित की बातें सुनकर अपनी आंखों में उमड़ आए आंसुओं को पोंछकर मुस्कुराते हुए वापस अंदर चला गया। ओह, तो ये मामला है। साला ये तो प्यार इश्क मोहब्बत का मामला निकला। साला वही मैं कहूँ कि इतना बुरा भाई को नहीं लगा जितना कि उस आशिक को लगा। तभी उसके अंदर का आशिक तड़प उठा। अब तो और मजा आएगा जब उस आशिक के सामने उसकी महबूबा को मैं अदम्य एक बार फिर से कमीनी हंसी हंसने लगा था। आउच! पर कुछ भी कहो, साले ने बॉडी एकदम सॉलिड बनाई है। मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा और वो भी इस बेताब आशिक से बचकर। शादी 2 दिन बाद है और मुझे इस मौके का ही फायदा उठाना है, बिना इस मजनू की नजर में आए हुए। अदम्य धीरे धीरे कराहते हुए चला जा रहा था, पर उसका दिमाग अब भी अपनी कुत्सित मानसिकता को सोचे जा रहा था। मन में सोचते हुए बोला, साले के हाथ नहीं हथौड़े हैं बे। करीब 2 घंटे बाद अमित कुछ काम से अंदर हॉल में उस तरफ गया जहाँ सोनम और प्रिया दोनों एक साथ बैठकर मेहंदी लगवा रही थी, पर सोनम वहाँ नहीं थी। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगा था, पर उसे इतने बड़े हॉल में सोनम कहीं भी नहीं दिख रही थी। हॉल के अंदर सब अपनी मस्ती में लगे हुए थे। किसी को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि हॉल के बाहर गार्डन एरिया में अभी अभी कुछ देर पहले एक जबरदस्त तूफान आकर गुजर चुका था, या फिर आज का तूफान आने वाले कल के चक्रवात का इशारा कर रहा था।
सोनम को ढूंढती हुई अमित की नजरें जैसे ही सुधा और योगेश के साथ बैठे हुए अदम्य की नजरों से टकराई। अदम्य की नजरें एक अजीब से वहशीपन से चमक उठी थी जो अमित का खून खौलाने के लिए काफी थी। पर मेहमानों से खचाखच भरे उस हॉल में अमित ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना चाहता था कि एक बार फिर से इनडायरेक्टली ही सही पर उन सबकी उंगलियां सोनम पर उठे। इसलिए वो वक्त की नजाकत को देखते हुए उस समय चुप रह गया। पीयू, तूने सोनम को कहीं देखा है? अमित ने प्रिया से पूछ लिया था क्योंकि अदम्य की मौजूदगी में सोनम का वहां ना होना उसे अखर रहा था। भाई वो तो कब का अंदर चली गई, कह रही थी कि यहाँ बहुत शोर हो रहा है तो अंदर अपने रूम में जा रही है वो। पीयू अपनी मेहंदी पर मुंह से फूंक मारते हुए बोली। डुगू, सब ठीक तो है ना? पुलकित ने उसके परेशान से चेहरे को देखकर कहा। सुन पुलकित, तू और सौरभ और रवि इस कनाडा रिटर्न पैरासाइट पर नजर रखना, मैं अभी आता हूँ। डुगू इतना कहकर वहां से सर से अंदर चला गया। सच में आशिकी ना बड़ी कमीनी चीज होती है, अच्छे खासे इंसान का चैन सुकून छीन लेती है। सुधा के बगल में बैठा हुआ अदम्य अमित के चेहरे की परेशानी को देखकर मजे ले रहा था। तो मिस्टर रघुवंशी, आप डेविल हैं, पर इस डेविल की भी एक कमजोरी है, उसकी एंजल। आज जब सिर्फ सोनम कुछ देर के लिए गायब है तो तुम इतने इतने हैरान परेशान हो रहे हो। कल जब वो तुमसे सच में दूर हो जाएगी तो मुझे डर है कि कहीं तुम पागल वागल ना हो जाओ। अदम्य के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैली हुई थी जो आने वाले कल में कुछ तो गड़बड़ होने का संकेत दे रही थी। सोनम, सोनम कहाँ है आप? अमित अंदाजे से उसकी रूम की तरफ जाते हुए उसे आवाज दे रहा था, पर फिलहाल सोनम के कानों तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। सोनम, आप अंदर हैं? अमित ने झिझकते हुए वॉशरूम के दरवाजे पर भी नॉक करते हुए कहा, पर नतीजा वही, सोनम का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अमित की घबराहट और दिल की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही थी। आप कहाँ हैं जान? मेरी तड़प और मत बढ़ाइए, मेरे सब्र का इम्तहान और मत लीजिए। आप जानती है ना कि मैं बहुत बेसब्र लड़का हूँ, प्लीज मेरे सामने आ जाइए, मेरी आवाज का जवाब दीजिए। अमित खुद में बड़बड़ाते हुए अब तक अंदर की तरफ सब कमरों को देख चुका था, पर सोनम वहां कहीं नहीं थी। क्या हुआ, मिली वो? सौरभ अब तक अंदर आ गया था और अमित के फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर वो समझ गया था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं यार, वो मुझे कहीं भी दिख नहीं रही है। पीयू ने उन्हें अंदर जाते हुए देखा तो था, पर अंदर वो अपने कमरे में तो क्या किसी दूसरे कमरे में भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस वक्त कहाँ जा सकती है, वो भी अकेले। अमित अपनी चिन पर हाथ फेरते हुए कुछ सोचने समझने की कोशिश कर रहा था। पीयू के कहे हिसाब से सोनम को बाहर अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसलिए वो अंदर आ गई थी। पर डुगू, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो अपने रूम में ना जाकर कहीं और चली गई हूँ। सौरभ ने अमित को कुछ समझाने की कोशिश करते हुए कहा। दोनों दोस्त हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे और फिर अचानक ही दोनों तेज कदमों से टेरेस की ओर भागने लगे। अब तक बाहर हॉल में भी सबको पता चल गया था कि सोनम अंदर कहीं नहीं है और वो बाहर तो कहीं गई नहीं, तो फिर वो है कहाँ? मयंक, सतीन्द्र जी सब परेशान से ऊपर टेरेस की तरफ दौड़ पड़े थे जैसे उन्हें पता चला कि अमित और सौरभ दोनों टेरेस की तरफ गए हैं। सौरभ पूरे टेरेस का चक्कर लगाकर आया था, पर सोनम वहां भी नहीं थी। अमित हताशा में डूबा हुआ अपने चेहरे को अपने हाथों से ढके हुए वहीं खड़ा हुआ सोच रहा था कि कहाँ है आप जान? बस एक बार आप मुझ तक अपनी आवाज पहुंचा दीजिए, मैं आपको पाताल से भी ढूंढ कर ले आऊंगा। तभी उसके कानों में एक घुटी घुटी सी आवाज पड़ी और वो हैरानी से इधर उधर देखते हुए आवाज की दिशा को पहचानने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर टेरेस के किनारे पर बने हुए एक छोटे से रूम के दरवाजे पर पड़ी जो बाहर से बंद था। ये कमरा? सौरभ और डुग्गू दोनों एक साथ बोल पड़े। अमित ने जल्दी जल्दी उस कमरे कम स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। उस छोटे से अंधेरे कमरे की दीवार से सटी हुई आधी बेहोश और आधे होश में सोनम दिखाई पड़ी। सोनम! अमित की परेशानी भरी आवाज सुनकर सब लोग उसी तरफ दौड़ पड़े। सोनम उठिए, आंखें खोलिए, देखिए मैंने आपको ढूंढ लिया। अमित उसके दोनों गालों को थपथपाते हुए लगातार बोले जा रहा था। बिट्टू! मयंक ने जब अमित की गोद में बेहोश सी सोनम को देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाया और सोनम को अपनी बाहों में लेकर लगभग रो ही पड़ा। छोटी गुड़िया, उठना, क्या हो गया तुझे? उठ जा बिट्टू, उठ जा। मयंक रोए जा रहा था और उसका अपनी छोटी के लिए प्यार देखकर वहां सभी खड़े लोगों की आंखें नम हो गई थी। ये ठीक है मयंक, इसे यहाँ से पहले बाहर निकालो, पूनम जी ने मयंक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मयंक गुस्से में पूनम जी की तरफ पलटा और उन्हें उंगली से इशारा करते हुए बोला कि ये सब आप ही ने करवाया ना? क्या बकवास कर रहे हो मयंक, मैं कैसे कर सकती हूँ ये सब? मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे पापा के साथ बाहर ही थी। पूनम जी ने खुद पर आरोप लगता हुआ देखा तो झल्ला उठी। वो मुझे नहीं पता है माँ, लेकिन अगर आपकी वजह से या आपके सो कॉल्ड रिश्तेदारों की वजह से मेरी छोटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। पूनम आश्चर्यचकित होकर मयंक की तरफ देखने लगी थी, पर जल्द ही उनकी समझ में यह आ गया था कि ये सब उनके ही किए हुए कामों का नतीजा है जो आज मयंक उन्हें अविश्वास की नजरों से देख रहा था और उससे उनकी किसी भी बात का भरोसा नहीं रह गया था। हाय हाय मयंक लल्ला, जे तुम अपनी मम्मी से कैसे बात कर रहे हो? सुधा एक बार फिर से पूनम की भली बनने की कोशिश कर रही थी। Will you shut up please? I'm not talking to you. मयंक ने गुस्से से सुधा को भी घूरते हुए कहा। पूनम ने भी सुधा को चुप रहने का इशारा कर दिया था। मयंक का एंग्री मैन वाला लुक देखकर सुधा सहम गई और वो योगेश के बगल में दुबक कर खड़ी हो गई। सोनम ने एक बार अधखुली आंखों से सामने खड़े अमित और मयंक की तरफ देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मयंक और रवि दोनों ने सोनम को सहारा देकर उसके रूम तक पहुंचाया। रश्मि ने सोनम की पल्स रेट, बीपी वगैरह चेक किया। सब बाहर खड़े होकर बेचैनी से सोनम का हालचाल जानने के इंतजार में थे। शी इज फाइन आंटी जी। रश्मि ने सोनम के कमरे से बाहर आकर कविता जी, रागिनी जी, अनुराधा, उपासना और पूनम जो उन सबसे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी उनकी ओर देखते हुए कहा। वो शायद अंधेरे कमरे में देर तक बंद होने की वजह से और बीपी बढ़ जाने की वजह से सोनम बेहोश हो गई थी, पर अभी उसका बीपी नॉर्मल है और वो सो रही है। सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
थैंक यू रश्मि, थैंक यू सो मच। मयंक ने उसके सामने हाथ जोड़कर विनीत स्वर में कहा, अरे भैया ये आप क्या कर रहे हैं? सोनम मेरी भी दोस्त है और आप यूँ थैंक यू बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। रश्मि ने मयंक के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। था लोगे आराम करो, घनी रात हो गई सर, जब सब ठीक सर तो फिर चिंता करने की कोई बात कोनी। दादी ने वहां झुंड बनाए सब रिश्तेदारों से कहा। पर सोचने वाली बात यह है कि सोनम ऊपर गई क्यों और फिर वो उस कमरे में बंद कैसे हो गई? वहां मौजूद हर रिश्तेदार के मन में यही सवाल था। कुछ मन में सोच रहे थे और कुछ मुंह से बोल रहे थे। बदला। अखिलेश जी ने सत्येंद्र जी से कहा कि वो इस बात का जरूर पता लगाएंगे कि सोनम के साथ ये घटिया मजाक किसने किया है। आप लोग परेशान मत होइए, चलिए चलकर आराम कर लीजिए, सोनम अब ठीक है, अवनी है उसके साथ। सत्येंद्र जी अखिलेश जी और किशोर जी के साथ वहां से चले गए, पर वो बार बार पीछे उस कमरे की ओर मुड़कर देख रहे थे जिस कमरे में सोनम आराम कर रही थी। सत्येंद्र अभी आराम कर लो, सुबह सोनम से मिल लेना, अखिलेश जी ने सत्येंद्र जी को समझाते हुए कहा। रात काफी हो रही थी और सोनम को कुछ देर तक देख कर आने के बाद रश्मि, अंजलि और प्रिया अपने अपने कमरों में चली गई थी। अवनी ने उन सबको जबरदस्ती उनके कमरों में जाने के लिए कह दिया था, वरना उन तीनों में से किसी का मन नहीं था अपनी प्यारी स्वीट सी फ्रेंड को यूं अकेला छोड़कर जाने का। टेरेस का वो हिस्सा जहां वो खामोशी से खड़ा था और जहां से आउट हाउस साफ दिखाई देता था, अमित के गुस्से और नमी से लाल होती आंखें न जाने कब से घूर रही थी। रवि, पुलकित, सौरभ सब वहीं जमीन पर ही चुपचाप बैठे हुए अमित के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे। सिर्फ आउट हाउस कोई घूरता रहेगा या फिर कुछ करेगा भी? सौरभ ने थोड़ा सा गुस्से में कहा। हाँ डुक्कू, तुझे मैंने कल ही कहा था कि ये साला जंगली बिल्ला ऐसे नहीं सुधरेगा और आज तो इसने हद ही कर दी यार, रवि ने भी गुस्से में कहा। अमित हाथ बांधे अब भी खामोश खड़ा था। डुग्गू तू कुछ बोलेगा या फिर मैं खुद जाकर उस विलायती बिल्ले को घसीटते हुए यहाँ लेकर आऊं? सौरभ फिर से नाराजगी भरे स्वर में बोला। यही तो वो चाहता है, इस शादी में तमाशा हो, बेवजह हंगामा हो और एक बार फिर सबके निशाने पर सोनम हो। पुलकित जो शायद अमित को सबसे अच्छी तरह से समझता था, उसने रवि और सौरभ के गुस्से को शांत करते हुए कहा, हो तो फिर क्या ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और उस बैड बॉय के अगले कदम का इंतजार करते रहेंगे? रवि ने बिफरते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं, उसे अपनी हर हरकत का बिल्कुल माकूल जवाब मिलेगा। आज उसे खुश हो लेने देते हैं, बट आई स्वेयर कल वो उतना ही रोएगा। उसने आज जो कुछ भी किया है उसका हम में से किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो फिर से कुछ ऐसा करेगा, मुझे नीचा दिखाने के लिए या फिर सोनम को परेशान करने के लिए, और तभी मैं उसे दबोचूंगा और ऐसा धोऊंगा कि साला खुद में और धोबी घाट पर धुलने वाले कपड़े के बीच का फर्क भूल जाएगा। अमित ने अपने सभी दोस्तों को आज की रात शांत रहने के लिए कहा था, पर वो खुद नहीं जानता था कि वो कब तक अपने आप को शांत बनाए रख पाएगा और अपने इस रूल को फॉलो कर पाएगा। वो सब अब भी आधी रात के समय टेरेस पर ही चहलकदमी कर रहे थे कि सौरभ के मुंह से अचानक निकल गया, मयंक। सबकी नजरें आवाज वाली दिशा में घूम गई। मयंक आउट हाउस से बाहर निकलकर सीधे सीधे अस्थाना हाउस की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा था। ये इस समय यहाँ क्या करने आ रहे हैं? रवि ने मयंक पर ही नजरें जमाए हुए कहा। सोनम के हाल खबर लेने आए हों शायद। सौरभ भी अपना गैस लगा रहा था, पर वो तो अभी सो रही हैं तो फिर क्या फायदा। रवि और सौरभ अपने अपने अंदाजों में उलझे हुए थे कि अमित के फोन पर एक कॉल आने लगी और नंबर देखकर उसकी नजरें नीचे गार्डन की तरफ चली गई। लेट्स गो गाइस, अमित ने कहा और जल्दी से वहां से नीचे की तरफ चला आया। ये इतनी जल्दी क्यों रहती है यार इस लड़के को? सौरभ ने कहा। आ तो रहे थे ना इसके साथ, पर ये तो सबसे आगे आगे भाग गया। तुम दोनों मेरे साथ चलो, अमित वहीं तुम्हें मिलेगा। पुलकित ने रवि और सौरभ को अपने रूम में चलने के लिए कहा। अरे पर ये डुग्गू कहाँ गया है, और वो भी इस वक्त? सौरभ ने पुलकित की तरफ सवालिया नजरों से देखा, लेकिन पुलकित ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया और अंदर कमरे में आ गया। मयंक आप यहाँ इस वक्त? अमित को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त वहाँ क्या कर रहा था। अमित मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, मयंक ने अमित की तरफ एक ठहरी हुई नजर डालते हुए कहा। पर इस वक्त हम सुबह भी बात कर सकते थे, अमित ने मयंक के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा। सुबह होने में अभी वक्त है और जो बात मेरे मन में चल रही है मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकता था। मैं अदम्य को दूसरा मौका नहीं देना चाहता हूँ। मयंक की बेचैनी उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। अमित मयंक के चेहरे की तरफ देखकर समझने की कोशिश करने लगा था कि आखिर मयंक के मन में क्या चल रहा है और आखिर मयंक क्या कहना चाह रहे हैं। क्या उन्हें अदम्य के इरादों के बारे में भनक लग चुकी है? कहीं अदम्य ने मयंक से वही सब तो नहीं कह दिया जो मुझसे कहा था? करीब 2 घंटे पहले अमित कविता जी के बताए हिसाब से कुछ सामान लेकर मार्केट से लौट रहा था कि उसे बाहर के धुंधलके में गार्डन में टहलता हुआ अदम्य दिख गया। दोनों की नजरें एक दूसरे को नफरत और गुस्से से निहारने लगी थी। अमित उसे सी यू सून कहकर अंदर जाने के लिए मुड़ गया। हे डेविल, अदम्य ने उसे पीछे से टोक दिया। तुझे लगता है पता नहीं कि डेविल को पीछे से पुकारने पर डेविल पीछे पड़ जाता है? अमित ने उसकी तरफ व्यंग से मुस्कुराकर कहा। हाँ रियली, मतलब मैं तेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया हूँ कि तू मेरे पीछे पड़ जाएगा? बट ना डेविल, तू मेरे पीछे पड़ेगा तो फिर तेरी एंजल का ध्यान कौन रखेगा? अदम्य ने एक तीखी स्माइल से अमित की तरफ देखा। सोनम की तरफ तो तू गलती से देख भी मत लियो अदम्य, वरना तेरी आंखें निकाल कर तेरे हाथों पे रख दूंगा मैं। डेविल सब माफ कर सकता है, पर अपनी एंजल को परेशान करने वाले को मरने के बाद भी माफ नहीं करेगा। पर तेरी एंजल तो ऑलरेडी परेशान हो चुकी है। शायद तूने मुझे, अदम्य अग्निहोत्री को बहुत हल्के में ले लिया। 1-2 पंच मारकर तू तो सच में खुद को टॉम क्रूज समझने लगा बे। तुझे अपनी एंजल को यूं इस तरह से बैड बॉय के आसपास छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। कैसा डेविल है रे तू, अपनी एंजल को बैड बॉय के चंगुल से नहीं बचा पाया? अदम्य ने क्रूरता से मुस्कुराकर कहा। आई स्वेयर अदम्य, अगर सोनम को एक खरोच भी आई ना तो आज तेरी कब्र यहीं जहां तू खड़ा है वहीं बना दूंगा। खैर मनाना अपनी कि सोनम ठीक हो, वरना आज तो तू गया। अमित ने अदम्य की तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर तेजी से अंदर हॉल की तरफ कदम बढ़ा दिए।
उसका धड़कता हुआ दिल और बेचैन निगाहें बस सोनम को ही ढूंढ रही थी। लेकिन वो तो हो चुका था जो अभी अभी अदम्य ने अमित से कहा था, और अब वही सब या फिर वैसा ही कुछ मयंक से भी कहा उस अदम्य ने। अमित का दिमाग चकरा रहा था ये सब सोचते हुए। मयंक अमित से कुछ देर बात करने के बाद वहां से चला आया। जितना अशांत और अस्थिर वो अमित से मिलने से पहले था, अब वो उतना ही शांत चित होकर वापस आउट हाउस की तरफ चला गया था। जाने से पहले जब मयंक ने एक बार फिर से अमित की तरफ देखा था तो अमित ने हल्के से मुस्कुराकर बस इतना ही कहा था कि सोनम को वो किसी भी हाल में अदम्य और उसकी घटिया मानसिकता से दूर भी रखेगा और सेफ भी। मयंक के जाने के बाद अमित के कदम खुद ब खुद ही अवनी के कमरे की तरफ मुड़ गए थे, जहां इस वक्त सोनम सो रही थी। अमित के बेख्याली में उठते हुए हर कदम के साथ अंदर कमरे में सो रही सोनम का दिल बेचैन हुए जा रहा था और वो नींद की हालत में ही इधर उधर करवटें बदलने लगी थी। डरी हुई सोनम को करवट बदलते देखकर अवनी की नींद खुल गई और वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, सो जाओ बच्चा, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, सब है तुम्हारे साथ, आराम से सो जाओ। पर सोनम की बेचैनी कम नहीं हो रही थी। वो सोच रही थी कि किस तरह से सोनम की घबराहट खत्म की जाए। इतने में उसके फोन की मैसेज टोन रिंग होने लगी और उसने झट से फोन उठा लिया। मैसेज रिंगटोन से वो समझ गई थी कि इस समय मैसेज करने वाला कौन हो सकता है। अब वो, मैं बाहर खड़ा हूँ, प्लीज ओपन द डोर। मैसेज पढ़ते ही अवनी ने मनी मन मुस्कुरा कर कहा, लो बिट्टू, तुम्हारी घबराहट का सोल्यूशन तो बाहर तक आ भी गया। अवनी के दरवाजा खोलते ही अमित की बेचैन सी नजरें सीधे बिस्तर पर बेचैनी में करवटें ले रही सोनम पर चली गई थी। ये ठीक तो है ना अवनी? अमित ने अवनी की तरफ अनिश्चितता से देखते हुए कहा, ठीक है ये, पर शायद कोई सपना देख लिया हो या फिर सोते हुए अभी का बीता हुआ कुछ याद आ गया हो, तो शायद इसीलिए ये ऐसे। अवनी ने सोनम की तरफ नजर डाली तो वो खुद हैरान रह गई थी। सोनम अब थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ गई थी और उसके चेहरे की उलझन भी खत्म हो गई थी। वो एक बार फिर से शांति से सो गई थी। टुक्कू, ये सब क्या हो रहा है और सोनम के साथ ही क्यों हो रहा है? अवनी का गला भरा आया था। वो बेचारी बच्ची, वो सपने में भी किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचती है, तो फिर क्यों सब इसकी जान के दुश्मन बने हुए हैं? अब ये सब सोनम को मयंक की जिंदगी और उसके घर से निकाले जाने के लिए किया जा रहा है। कोई है जो बिल्कुल नहीं चाहता कि सोनम मयंक से या फिर उस घर से कोई भी रिश्ता रखे। अमित ने एक बार फिर अवनी की तरफ देखा और फिर सोनम की तरफ नजरें करके खड़ा हो गया। क्या इतनी नफरत? अवनी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो जानती थी कि पूनम माँ सोनम को कुछ खास पसंद नहीं करती हैं, पर उनकी नापसंदगी इस हद तक बढ़ जाएगी कि वो सोनम को मरने वाली हालत में छोड़कर चुपचाप वहां से चली आएंगी। पूनम माँ? अवनी जैसे अमित से इस बात का कॉन्फर्मेशन लेना चाह रही थी कि सोनम की आज की हालत की जिम्मेदार वही है। नहीं, इस बार वो नहीं है, अमित ने सदा सा जवाब दिया था। अगर वो नहीं है तो फिर कौन है? अवनी हैरत में पड़ गई। मयंक की मामी और उनका बुलाया गया वो विलायती बिल्ला। अमित की आवाज एकदम से कठोर हो गई थी। पर उन्हें सोनम से क्या दिक्कत है? और वो लड़का अदम्य, वो तो मुझे पहले दिन से ही कुछ अजीब सा लग रहा था, पर वो भी सोनम के पीछे पड़ा हुआ है। अवनी अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी। यही तो पता करना है बस मुझे, बस ये 1-2 दिन और गुजर जाएं। मुझे कसम है सोनम की आंखों से गिरे हुए हर आंसू की, वो पैरासाइट यहाँ से अपने पैरों पर सही सलामत वापस नहीं जा पाएगा। अमित गुस्से से बैठ के एक किनारे को पकड़े हुए उसे अपनी मुट्ठी में भींचने की कोशिश कर रहा था। टुक्कू, वैसे मुझे तुम्हारी इस गुस्से की आदत से हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं तुम कुछ गलत डिसीजन ना कर बैठो, पर आज मुझे भी तुम्हारे इस डिसीजन से कोई एतराज नहीं है। मुझे तो इंतजार है उस दिन का जब वो अदम्य अपने किए की माफी मांगेगा, और वो भी सोनम के पैरों पर गिरकर। अवनी ने हल्के से मुस्कुराकर अमित की तरफ देखकर कहा। अमित भी एक फीकी सी हंसी हंस पड़ा था। मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, तुम्हें पीनी है? अवनी ने अमित की तरफ देखते हुए कहा। नो थैंक्स यार, सोनम जब तक जाकर मुझसे बात नहीं कर लेंगी तब तक मेरी भूख प्यास सभी उन्हीं के साथ सो रही है। अमित ने सोनम की तरफ उदासी से देखा और फिर वहीं सामने पड़े एक काउच पर बैठकर उसे देखने लगा। अवनी चुपचाप वहां से चली गई चाय बनाने के लिए। अमित थोड़ा सा आगे बढ़कर उसके पास बैठ गया और उसके मेहंदी लगे हुए हाथों को बहुत प्यार से देखने लगा। उसकी हथेली पर लगी मेहंदी सूख सूख कर गिर रही थी और उसकी हथेली पर गहरा रचा हुआ ये शब्द अमित की आंखों में आज बहुत खटक रहा था। आज आपके साथ इतना कुछ हो गया और एक बार फिर से मैं आपको शैतान के चंगुल से बचा नहीं सका। मुझे माफ कर दीजिए जान, ये सब मेरी लापरवाही से ही हुआ है। मुझे आपको छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहिए था। अमित उसकी हथेलियों को अपने गालों से लगाए उसके चेहरे की ओर लगातार देखे जा रहा था। सिर्फ एक बार, जस्ट वंस प्लीज प्रिंसेस, आंखें खोलिए और मेरे गले से लग जाइए। बस इतना बता दीजिए कि आप ठीक हैं। आप जानते हैं ना कि आपकी बाहों में मेरी सारी दुनिया बसी है। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। एक बार मेरी तरफ देखिए एंजल, योर डेविल इज वेटिंग फॉर यू माय एंजल। अमित उसकी हथेलियों को अपने होठों से लगाए नम आंखों से उसे देख रहा था, पर ये शायद अमित के दिल की, उसकी प्रिंसेस के दिल को सच्ची पुकार थी जो सोनम गुनगुनाते हुए अपनी आंखों को खोलने की कोशिश कर रही थी। पर सोनम को जैसे ये एहसास हुआ कि उसके हाथों को कोई अपने हाथों में पकड़े हुए था, उसके चेहरे पर घबराहट फैलने लगी और वो कमजोर सी आवाज में ही बड़बड़ाने लगी थी, हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाना है, हमें अपने साहिब के पास जाना है। सोनम, आंखें खोलिए, मैं हूँ अमित, आपका साहिब। अमित ने उसके गालों को थपथपाते हुए अधीरता के साथ कहा। अमित की आवाज उसके कानों में पड़ते ही उसके हाथों की पकड़ अमित के हाथों पर कस गई और वो एकदम से अमित के गले लगकर जार जार रोने लगी। अमित को तो जैसे जन्नत मिल गई थी। उसकी जान, उसकी एंजल, उसकी प्रिंसेस उसकी बाहों में थी। उसे अब और क्या चाहिए था? रोइए नहीं जान, मैं हूं ना आपके साथ। आई प्रॉमिस, अब आपको एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। अमित धीरे धीरे उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कह रहा था। पक्का वाला प्रॉमिस? सोनम उससे अलग होते हुए उसकी तरफ देखकर सुबकते हुए बोली, हाँ प्रिंसेस, पक्का वाला प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस।
अमित ने उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा। अमित ने सोनम को आराम से बिस्तर पर बैठाया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बहुत सहज भाव से पूछा कि आपने देखा था उसे, जिसने आपको टेरेस के स्टोर रूम में? वो चुप हो गया था। आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाया था क्योंकि उस घटना के बारे में जिक्र करते ही सोनम की पकड़ एक बार फिर से अमित के हाथों पर मजबूत होने लगी थी। रिलैक्स जान, अच्छा रहने दीजिए, मत बताइए, पर प्लीज आप जरा सा भी स्ट्रेस मत लीजिए, अमित ने उसके हाथों को अपनी उंगलियों से दबाते हुए कहा। कुछ देर तक सोनम अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी रही। थोड़ी देर बाद सोनम ने डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखा और फिर धीरे धीरे कहने लगी, हम पीयू से बोलकर अंदर अपने रूम में आने के लिए वहां से उठकर चले आए थे। हम अपने रूम में अंदर जाने वाले थे कि हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारे ठीक पीछे ही खड़ा है। हम बस यही देखने के लिए पीछे मुड़े थे कि उसने हमारी नाक पर कोई कपड़ा रख दिया और हमारी आंखें बंद होने लगी और फिर हमें कुछ भी होश नहीं रहा। उसके बाद जब होश आया तो खुद को बंद और अंधेरी जगह पर पाकर हम घबराने लगे, रोने लगे। सोनम की आंखों से फिर से आंसू आने लगे थे और आपको पुकारने लगे, पर शायद उस कोने में बने हुए कमरे से बाहर हमारी आवाज जा नहीं रही थी और हमें उस समय तक तो ये भी पता नहीं था कि हम हैं कहाँ। हमें अंधेरे में बहुत डर लगता है और शायद इसलिए हमारा बीपी हाई हो गया था और एक बार फिर से हम बेहोश हो गए थे। सोनम की बातें सुनकर अमित की आंखों में खून उतर आया था। आपने देखा था उसे? कौन था वो? अमित ने उसे अपने साथ का भरोसा दिलाते हुए पूछा। वो वही था, अदम्य, सोनम ने घबराते हुए स्वर में कहा। I knew it that it was that rascal only. I knew he was the one behind this dirty game. अमित ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर पास में रखे हुए स्टूल पर जोर से दे मारा। पर उसने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? हम तो उसे सही से जानते भी नहीं है, सोनम ने मासूमियत से अमित की तरफ देखकर कहा। अब ये बातें तो वो खुद ही बताएगा, वो भी अपने छछूंदर जैसे मुंह से। अमित ने सोनम के सर को अपने सीने से टिका लिया था। सोनू, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। अमित उसके सर पर अब भी प्यार से हाथ फेर रहा था। कैसा फेवर साहिब? सोनम ने अपने सर को उसके सीने से ही टिकाए हुए अपनी नजरों को ऊपर अमित के चेहरे की तरफ उठा दिया था। अमित ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर माथे पर किस करते हुए कहा कि आप अपने चेहरे की यह हंसी कभी भी किसी भी हाल में खुद से अलग नहीं होने देंगी। आपके चेहरे की यह हंसी मेरे दिल का सुकून है, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगी। हमें मंजूर है साहिब, हम आपके दिल के सुकून का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, पर अब बता भी दीजिए कि आप हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, सोनम ने अमित से कहा। अमित सोनम की तरफ हैरानी से देखने लगा था कि इन्हें कैसे पता चला कि मैं इनसे कुछ कहना चाहता हूँ।